SYBMM चैप्टर नंबर 3 डेटा कलेक्शन मेथड हम लोग सीख रहे थे, जिनमें से हमने प्राइमरी डेटा कलेक्शंस मेथड सीखे हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड जिसमें हमने क्वेश्चनियर मेथड कंप्लीट किया है। उसका नेक्स्ट पार्ट है सैम्पलिंग। ओके, सैम्पलिंग का मतलब होता है हर एक यूनिट की स्पेशली स्टडी करना। ओके, हमारी जो पॉपुलेशन है उसके बहुत सारे पार्ट है, तो उन सारे पार्ट की स्टडी करना यानी सैम्पलिंग होता है या सैम्पल्स होते हैं। ओके, तो अच्छे सैम्पल्स किसको कहेंगे? जो सैम्पल्स रिप्रेजेंटेटिव है उनको अच्छे सैम्पल्स कहेंगे। जो एक्यूरेट होते हैं, जिनका मेजरमेंट कभी गलत नहीं होता, उनको हम लोग सैम्पल कहते हैं। प्रिसिशन और साइज। ओके, तो अभी सैम्पलिंग के दो मेथड्स है, प्रोबेबिलिटी मेथड्स एंड नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स। ओके, तो कोई भी चीज़ का हम जब रिसर्च करेंगे तो उसमें हमें सैम्पल चाहिए, राइट। तो सैम्पल्स के दो तरीके हैं, एक रैंडम सैम्पल और दूसरा नॉन रैंडम सैम्पल। ओके, तो रैंडम सैम्पल का मतलब रैंडम या नॉन रैंडम, या प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ये दोनों रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम यानी एक के बाद एक सैम्पल की स्टडी करना। ओके, इसमें इससे आप पॉपुलेशन के बहुत सारे एलिमेंट की स्टडी कर सकते हो। ओके, इसके लिए आपकी पॉपुलेशन की सिलेक्टेड होगी और रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल्स रहेंगे। ओके, जब आप इलेक्शंस या सेंसेक्स फाइंड आउट करोगे तब आप रैंडम सैम्पलिंग मेथड का इस्तेमाल करोगे। उसके लिए आपको कुछ हर एक टाइप्स के सैम्पल लोगों के सैंपल्स ढूंढने पड़ेंगे, हर एक टाइप्स के लोगों को ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए आप रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स का इस्तेमाल करोगे। ओके, अभी जो भी इसके लिए आप पॉपुलेशन के बहुत सारे पैरामीटर चेक करोगे, यानी वो मेल है या फीमेल है, उसकी एज कितनी है, कितने फैमिली मेम्बर्स है, तो उस तरह से आप पॉपुलेशन के सारे तरीकों को चेक करोगे सैंपल्स ढूंढते वक्त। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स का मतलब है जो प्रोबेबल नहीं होते। दूसरा, इसमें पॉपुलेशन फिक्स नहीं होती, पॉपुलेशन आपको मालूम नहीं होती है कितनी है, आप कोई एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं रख सकते पॉपुलेशन या सेंसस ढूंढने के लिए, और इसमें आप कुछ भी इंटरनल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। अभी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स कौन कौन से? तो पहले लॉटरी मेथड्स, दूसरा टिपेट टेबल है। ओके, कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो आप उसके लिए। ओके, तो आप लॉटरी मेथड देखो क्या है। आप एक अगर कोई चीज़ का रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या करोगे? तो लॉटरी मेथड इस्तेमाल करोगे। लॉटरी मेथड यानी जस्ट लाइक आप लोग बीसी खेलते हो तो उसको कहते हैं लॉटरी मेथड। ओके, इसमें आप क्या करोगे? हर एक पेपर्स के छोटे छोटे टुकड़े लोगे, हर एक पेपर्स के ऊपर कुछ नाम लिखोगे। ओके, और वो एक ड्रम में भरकर या एक जार में भरकर उसको रख दोगे, और हर एक पर्सन्स को एक के बाद एक वो पेपर उठाने को बोलोगे। जिसका नंबर आ गया वो सैंपल्स ढूंढना स्टार्ट करेगा। दूसरा है टिपेट टेबल। अभी टिपेट टेबल क्या होता है कि जो आप जो व्यापार खेलते थे बचपन से, वो एक टाइप का टिपेट टेबल होता है। ओके, एक पर्सन सामने से नंबर बोलेगा, आप वो नंबर्स फाइंड आउट करोगे, और जो नंबर्स प्रॉपरली लगेगा उस फ्रेम से वो सैंपल्स आप उठाओगे। ओके, तीसरा है यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अगर कोई चीज़ के लिए आपको सैंपल चाहिए तो आप डायरेक्टली कंप्यूटर से उठा सकते हो। कंप्यूटर में बहुत सारी लार्ज फैसिलिटीज़ है, वो फैसिलिटीज़ लेकर आप कोई भी सैंपल्स का आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। ओके, तो स्टेरिफाइड का मतलब क्या होता है कि आप अगर बहुत सारी पॉपुलेशन के सैंपल ढूंढ रहे हो, ओके, आप जब सेंसस कर रहे हो, सैंपल ढूंढ रहे हो पॉपुलेशन के, तब आप उस पॉपुलेशन को ग्रुप में और सब ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। ओके, जैसे चाइल्ड, यंग जनरेशन एंड बूढ़े। ओके,
तो उनमें भी आप चाइल्ड में कितने एज के चाइल्ड, 1 to 7, 7 to 14 चाइल्ड, ओके। यंग एज में 14 to 16 to 28, 16 to 35 यंग एज। एंड बूढ़ों में आप 60 से ऊपर, ऐसे सब ग्रुप बना सकते हो, ओके। जो सैंपल फाइनल में आप चूज़ करोगे वो आपकी फाइनल स्टडी रहेगी, यानी आपने सेंसस के लिए सब इन्फॉर्मेशन काउंट की और डायरेक्टली आपने कंप्यूटर पे डाल दी, दैट इज़ आपका स्टेरिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गया, ओके। आपको ये दिखाई देगा ऐसे सैंपल्स कलेक्ट करते वक्त कि बहुत सारे लोगों की नेचर सेम रहेंगे, उनके घर में 3 ही बच्चे रहेंगे, 2 ही बच्चे रहेंगे, मेल फीमेल ज़्यादा रहेंगे, बूढ़े ज़्यादा रहेंगे, ऐसा कुछ ना कुछ आपको सेम फैक्टर्स यहाँ पे दिखाई देगा। स्टेरिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? आपका डेटा अच्छी तरह से आने के लिए, सेंसस का रिपोर्ट अच्छी तरह से आने के लिए स्टेरिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप डेटा लाओगे वो एडुकेट होने के लिए, एकदम प्रॉपर होने के लिए इसकी ज़रूरत है। एंड लास्ट है, बहुत सारे डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करने के बजाय एक ही मेथड इस्तेमाल करने के लिए स्टेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, स्टेरिफिकेशन की प्रोसेस कैसी होती है, ये हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रिपोर्शनेट स्टेरिफाइड सैम्पलिंग एंड डिसप्रिपोर्शनेट स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। प्रिपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि कई बार आप पूरे, अभी कॉमर्स में पढ़ाई कर रहे बच्चों की पॉपुलेशन आपको निकालने को बोला है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली फाइनल ईयर MBA फाइनल ईयर कॉमर्स का जो है BCom लास्ट ईयर, उस लास्ट ईयर में कितने बच्चे पढ़ते थे उससे आपको पता चलेगा कि कॉमर्स में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रिपोर्शनेट, ओके। एंड डिसप्रिपोर्शनेट का मतलब होता है कि आप कितना भी मेजरमेंट करोगे तो भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ओके। तो जैसे आप जनगणना या सेंसस कर रहे हो तो सेंसस की आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं, वो डिसप्रोपोर्शनेट होगी। जस्ट लाइक ये साल पॉपुलेशन कम है तो अगले साल बढ़ेगी, अगले साल उससे भी ज़्यादा होगी, या आपने डेटा निकाला, आपने पॉपुलेशन का सेंसस कंप्यूटर में फीड किया, दूसरे दिन दूसरे और 1 करोड़ बच्चे उसमें ऐड हो रहे, उसका डेटा का है नहीं ना। सो दैट इज़ डिसअप्रोप्रिएट सैम्पलिंग होता है, ओके। नेक्स्ट है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग कौन सी है, देखो, जब आप कोई भी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो तो उस रिसर्च के लिए आप एक यूनिट या एक सब्जेक्ट चूज़ करोगे, ओके। और उस सब्जेक्ट को लेकर आप पॉपुलेशन काउंट करना स्टार्ट करोगे, ओके। मतलब कितने लोग वो सब्जेक्ट से की पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पॉपुलेशन आप काउंट करोगे, दैट इज़ क्लस्टर सैम्पलिंग, ओके। उसके लिए आप किसी ग्रुप का इस्तेमाल करोगे, किसी कैटेगरी का इस्तेमाल करोगे। क्लस्टर का मतलब होता है एक के बाद एक आकर स्टडी करना या पढ़ाई करना। क्लस्टर में 2 प्रॉब्लम्स होते हैं, एक इनिशियल क्लस्टर एंड एक सिलेक्शंस का क्लस्टर, ओके। तो ये 2 प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या है, देखो, स्नोबॉल सैम्पलिंग यानी बहुत बार आप जब रिसर्च करते हो तो जैसे स्नोबॉल होता है तो उसकी तरह आपको सैम्पलिंग करनी पड़ती है, ओके। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर्स में रिसर्च कर रहे हो तो वो स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, मतलब उतने ही समय के लिए या उतने ही टाइम के लिए वो इस्तेमाल होता है, बाद में उसका इस्तेमाल नहीं होता, ओके। नेक्स्ट, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी प्रोबेबिलिटी हमने देखे, उसके टाइप्स देखे। अभी नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, देखो, जब कभी हम रिसर्च कर रहे हैं, ओके, तो रिसर्च करते वक्त हमारे पास बहुत सारे पर्सन्स का पूरा डेटा अवेलेबल नहीं होता है, तो हमें जो डेटा मिला है वो उसके सैंपल्स ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट होता है या इनअप्रोप्रिएट होता है, ओके। मतलब आप जिस चीज़ का रिसर्च करने जा रहे हो अगर उसके लिए आपको सुटेबल पर्सन नहीं मिला तो आपको मिलने वाला डेटा बहुत ही वर्स्ट हो सकता है या आपको प्रॉपर सैंपल नहीं मिलेंगे, तो उसको कहा जाएगा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ओके। जैसे आप कोरोना का रिसर्च कर रहे हो तो कोरोना की रिसर्च करते वक्त अगर आपको कोरोना हुआ, पेशेंट प्रॉपरली नहीं मिला या उसके साइड इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दिए, एक दिन में उसका कोरोना ठीक हो गया होगा, तो आप जो सैंपल्स कलेक्ट करने जा रहे हो कोरोना के तो आपको मिलेंगे नहीं, दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स, ओके। अभी नॉन प्रोबेबिलिटी
का जो सैम्पल्स की कलेक्शन है वो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेटिव आपके पास अवेलेबल होगा इसकी गारंटी नहीं है। ओके, अभी ये इस टाइप के सैंपल कौन थे? पहला है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ओके, आप समझो किसी एक पर्सन्स को के सैंपल्स ढूंढने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको उस पर्सन्स को कन्वीनियंस करना पड़ता है। कई बार वो पर्सन्स आपको एक्सीडेंटली मिलेगा या कई बार उसको आपको कन्वीनियंस करना पड़ेगा। जैसे कोरोना का सैंपल्स आप ढूंढ रहे हो, कोरोना के बैक्टीरिया उसके अंदर से ढूंढ रहे हो, तो कई बार वो पर्सन्स आपको डायरेक्टली आपके आजू बाजू में मिल सकता है एक्सीडेंटली। ओके, लेकिन कई बार आपको उस पर्सन्स को आप बैक्टीरिया मांगने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, दैट इज़ कन्विंस सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट है पर्पजिव सैम्पलिंग। समझो आप किसी एक पर्सन का रिसर्च कर रहे हो और उस पर्सन को आपने रिसर्च के लिए चूज़ किया। ओके, तो आप जिस चीज़ के लिए उसका रिसर्च कर रहे हो, तो आपके जजमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक कई बार मैच नहीं होंगे। अगर वो मैच होंगे तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल सकते हैं, दैट इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग। जैसे हम कोरोना का रिसर्च कर रहे हैं। ओके, हमारा पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द बैक्टीरियाज ऑफ कोरोना एंड हाउ इट्स इफेक्टिव, राइट। सो ये पर्पस है आपके सामने। आप उस पर्सन के लिए को आपने चूज़ किया, कोरोना वाले को, राइट, और आप उसके कैरेक्टरिस्टिक ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सैंपल्स के लिए आपका एक पर्पस फिक्स है कि आप क्यों ढूंढना चाहते हो, राइट। तो उसको कहा जाएगा पर्पजिव सैम्पलिंग। नेक्स्ट है कोटा सैम्पलिंग। जब आप पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो तो कई बार आप रिस्पॉन्ड ढूंढने की कोशिश करोगे, तो उसको कहा जाएगा कोटा सैम्पलिंग। एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग जैसे हमने देखा है। ओके, स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब वही सेम जो ऊपर दिया है, राइट। तो जैसे आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे, रिसर्च करते वक्त कई बार आपको पर्सन्स मालूम होगा या अवेलेबल होगा, कई बार आपके पास वो पर्सन्स अवेलेबल नहीं होगा। तो कोई भी क्राइटेरिया हो, आपको डेटा फाइंड आउट करना ही है, तो उस मेथड को कहा जाएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट है वॉलंटियर सैम्पलिंग। जब आप किसी भी रिसर्च के लिए वॉलंटियर्स भेजते हो तो उनको कहा जाएगा वॉलंटियर सैम्पलिंग। कोरोना के रिसर्च के लिए आपने डॉक्टर्स की टीम भेजी, तो वो वॉलंटियर सैम्पलिंग है। ओके, तो ये था सैम्पलिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो भी आपको लिखना है। अगले 10 मिनट में आपको लिखने के लिए दे रहा हूँ, तो आराम से देखो और लिखो। यहाँ पे ये सैम्पलिंग का पार्ट ख़त्म हो चुका है एंड चैप्टर नंबर 3 इज़ कंप्लीट हो चुका है। ओके।